नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। तो इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सीएम ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है, शुभारंभ किया गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि 42 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ हुआ है। लखनऊ कानपुर नगर के लिए यह शुभारंभ किया गया है। तो अब क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात मिल गई है। इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो देखिए, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां पर 42 बसें हैं और इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ यहां पर किया गया है। तो लखनऊ से यह बड़ी जानकारी, 42 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ यहां पर हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से आप तक यह जानकारी पहुंचाई जा रही है। लखनऊ कानपुर नगर के लिए यह शुभारंभ हुआ है। तो 42 बसें हैं जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, जिसकी सौगात अब लखनऊ और कानपुर वासियों को मिल चुकी है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकार लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ध्यान ज्यादा दे रही है, इसके तहत 42 इलेक्ट्रिक बस अब शहर की सड़कों पर दौड़ती हुई आपको नजर आएंगी। तो इसकी यह बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर दे दी है। तो आपको बता दें कि 42 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात यहां पर दी है। तस्वीरों के जरिए आप तक अहम जानकारी पहुंचाई जा रही है। आपको यह भी बता दें, इसीलिए तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो आपको बता दें कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे। पर अग्रसर नगरीय परिवहन की ये सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय की शुभकामनाएं और आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, लेकिन मैं आप सबकी तालियों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी चाहती हूं। आधुनिक तकनीक को जनमानस के जीवन से जोड़कर उसे सुरक्षित और सुविधाजनक, प्रदूषण मुक्त नगरीय परिवहन उपलब्ध कराया जा रहा है। सुंदर दृश्य, और अगर आपकी तालियों का साथ मिलेगा तो ऊर्जा कुछ और बढ़ जाएगी। हम सबका सपना है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, नया उत्तर प्रदेश, प्रगति के पथ पर दौड़ता उत्तर प्रदेश। और इसी स्वप्न की संवाहक बनेंगी ये इलेक्ट्रिक बसें। 5 सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन और वातानुकूलन से सुसज्जित ये बसें, जिससे हमारे दिव्यांग साथियों और महिलाओं को विशेष सुविधा होगी। व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस से भी जुड़ी हैं ये बसेस। अब तक 14 शहरों में 441 बसें संचालित थीं, लेकिन आज के बाद 14 शहरों में 525 बसें संचालित हो जाएंगी। यहाँ पर 42 बसों का संचालन प्रारंभ हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, नगर विकास विभाग और कानपुर और लखनऊ के मंडलायुक्त जन की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम में आकर आपने गरिमामयी उपस्थिति से इसे सफल बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे जितने भी मीडिया के बंधु यहाँ पर हैं, पत्रकारगण, उन सभी के लिए यहीं पर। तो फिलहाल जिस तरीके से आप देख रहे थे, जहां पर 42 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है,
अत्याधुनिक बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं, जिसका शुभारंभ आज सीएम योगी ने किया। आपको यह भी जानकारी दे दें कि इन इलेक्ट्रिक बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, तमाम तरीके की सुविधाएं हैं, जिसके चलते आमजन को काफी मदद मिलने वाली है। और जिस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, उसके तहत भी इलेक्ट्रिक बसों की जो संख्या है उसको लगातार बढ़ाने का प्रयास भी यहां पर हो रहा है। तो आपको बता दें कि 42 बसें अब बेड़े में और शामिल हो चुकी हैं। साथ ही साथ प्रदूषण मुक्त करने के लिए यह बेहतर प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। यूपी बीजेपी को जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। माना जा रहा है कि 1 या 2 दिनों में नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मोहर लग सकती है। दरअसल योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी को पार्टी हाईकमान द्वारा दिल्ली बुलाया गया, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नाम पर चर्चा हुई। चर्चा यह भी है कि भूपेंद्र चौधरी को ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी की पहचान जाट नेता के रूप में होती है। उनकी जाट बिरादरी और पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़ है। भूपेंद्र सिंह की पकड़ का ही नतीजा रहा है कि यूपी के पिछले चुनाव में बीजेपी ने भले ही पूर्वांचल में उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं हासिल की हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के बाद भी शानदार जीत मिली थी। इस जीत का भूपेंद्र चौधरी को इनाम भी मिला। योगी सरकार में भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश में दूसरी बार मंत्री बनाया गया। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर लगातार ये जो चर्चा चल रही है, ऐसे में कई नाम यहां पर सामने आ रहे हैं, क्या कुछ अभी अपडेट मिल पा रही है पूरे मामले को लेकर? देखिए प्रद्युम्न, अब वो समय आ चुका है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनने का, क्योंकि संगठन मंत्री वो भी लखनऊ में पहुंच चुके हैं। उनका कार्यभार भी संभाल लिया है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने की आवश्यकता भी है और इस समय भी आ चुका है। अभी तक हालांकि वर्तमान में स्वतंत्र देव सिंह ही कार्यभार देख रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से कयासों का दुदयर है वो गर्म हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष नामों को जो चर्चाएं हैं वो बाजार में काफी गर्म है। पहला नाम जो भूपेंद्र चौधरी की बात हम लोग कर रहे थे, भूपेंद्र चौधरी का नाम इसलिए भी आगे आता क्योंकि अभी आपने देखा होगा पश्चिमी क्षेत्र में जिस तरीके से किसान आंदोलन चला, जाट आंदोलन चला, तो कहीं ना कहीं उसको वहां पर एक बल देने के लिए, क्योंकि अगर भूपेंद्र चौधरी पश्चिम से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा को फायदा होगा। और दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का वहां पर गठबंधन हुआ है पश्चिम में, वो कमजोर पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो बीजेपी एक बार कोशिश हो सकता है करे, या सूत्र हवाले जो खबर आ रही है कि भूपेंद्र चौधरी का नाम रेस में सबसे ज्यादा आगे है, तो उसको लेकर भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। दूसरा नाम जो सुर्खियों में जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका नाम आगे चल रहा, क्योंकि उनके पास बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का अनुभव भी है। अभी आपने देखा 2017 में किस तरीके से वो 17 से पहले वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष रहते किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। एक उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश में सरकार बनी थी उसके पहले लगातार जिस तरीके से बीजेपी जीतती आ रही थी। तो बीजेपी की कोशिश है कि इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष बने वो ओबीसी चेहरे का हो, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष उत्तर प्रदेश में मजबूत है वो भी ओबीसी कैटेगरी से आता है। तो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, जो 2024 का लक्ष्य है वो ओबीसी के सहारे ही साधना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से हालात हैं, 2022 का भी चुनाव हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश के आपने देखा होगा किस तरीके से ओबीसी का जो वोट है वो किस तरफ गया था। तो भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि ओबीसी का वोट है वो उसी के पास रहे, कहीं अखिलेश के पास न चला जाए। ऐसे में कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि ओबीसी को लेकर अभी मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिया है कि ओबीसी जो की भर्तियां 10 साल में पिछले कितनी हुई हैं, सब विभागों से डाटा मांगा गया है। उसके बाद उसमें भी कहा गया था कि ओबीसी की जो भर्ती प्रक्रिया है वो कितनी पूरी हो पाई है, क्या उनके जो आरक्षण मिलता है आरक्षण के हिसाब से उनको नौकरी मिल पाई है। तो तमाम चीजों का जो मंथन चल रहा है वो ओबीसी को लेकर चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी अब देखना होगा भूपेंद्र चौधरी को बनाती है या फिर कोई ब्राह्मण चेहरा चुनती है, या केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, या
लगातार जिस तरीके से सभी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। बीएल वर्मा के भी नाम सामने आ रहा था, वो भी ओबीसी से आते हैं। अब देखने वाली बात प्रदुम्न ये होगी कि कब जब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, क्या रणनीतिक, हालांकि अगली आखिरी मुहर जो होती है कृति नेतृत्व पर लगती है। लखनऊ में कई बार इस बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन हो चुका है, लिस्ट में नाम भी जा चुके हैं। अब आखिरी मुहर जो है केंद्रीय नेतृत्व की लगेगी, वो किस पर लगेगी, जातिगत समीकरण देखते हुए, साथ ही साथ जो लोकप्रियता को देखते हुए तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। इस बार प्रदेश अध्यक्ष का जब निर्णय होगा, मुझे लगता है इन सब चीजों को उसमें भी ध्यान रखा जाएगा। प्रद्युम्न, बिल्कुल अनूप, क्योंकि देखिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो नाम नियुक्त किया जाएगा वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। भूपेंद्र चौधरी की बात करते हैं तो किसान आंदोलन में जो जाट समाज उनको ज्यादा प्यार करता है, उसकी बदौलत नतीजे भी आए थे। अगर पुरानी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के भी जो रोल रहा है वो काफी खास रहा है। तो कहीं ना कहीं और नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं, लेकिन ये दो नाम में एक शख्स को चुनना कितना मुश्किल रह सकता है बीजेपी के लिए? देखिए, दोनों ही नाम अपने आप में पर्याप्त हैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। और अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि ये दोनों ही नाम इसलिए आगे हैं क्योंकि बीजेपी में जो प्रदेश अध्यक्ष का अनुभव केशव प्रसाद मौर्य के पास है। पूरे प्रदेश को उन्होंने समझा है, संगठन को चलाया है, जातिगत समीकरण भी समझते हैं और वो उत्तर प्रदेश की जनता की नब्ज भी टटोल लेते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ अब बात आती है भूपेंद्र चौधरी की। भूपेंद्र चौधरी पश्चिम में वो कदावर नेता हैं जो समीकरण भी बिगाड़ देते हैं। अभी आपने 2022 के चुनाव में देखा था किस तरीके से वहां पर विरोध था, लेकिन भूपेंद्र चौधरी जब उतरे थे क्षेत्र में, तब उन्होंने दौरा किया और कहीं न कहीं वो जो आशंकाएं थी, वो जो भारतीय जनता पार्टी की आशंकाएं थी उसको कहीं न कहीं खत्म कर दिया था। जिस तरीके से भारतीय समाजवादी पार्टी का एक पुरजोर तरीके से विरोध था, वहां पर भारतीय समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही थी ओबीसी का जो वोट है, जाट का वोट है, या फिर आरएलडी के जो गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी का, वो इसी वजह से हुआ था कि पश्चिम में आरएलडी की जो पैठ काफी ज्यादा है और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से 2022 में बहुत ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिल पाया। यही वजह है कि भूपेंद्र चौधरी को भी इस जो प्रदेश अध्यक्ष का हो सकता ताज पोशी हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा चेहरा चाहिए जो 2024 की नैया पार लगा सके। तो ऐसे में बहुत सारे नामों पे चर्चा हो रही है। अब ये देखने वाली प्रद्युम्न बात होगी कि किसके नाम पर चर्चा के बाद किस पे मुहर लग पाती है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल नामों पर चर्चा यहां पर चल रही है, एक या दो दिन के अंदर नाम भी फाइनल हो जाएगा क्योंकि भूपेंद्र चौधरी ने भी आलाकमान से मुलाकात की है। कई नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आलाकमान किस नाम को फाइनल करता है। तारीख 28 अगस्त, समय सिर्फ 15 सेकेंड। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग इन आंकड़ों से वाकिफ होंगे। ये टाइम लाइन सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर्स को ध्वस्त करने का है। नोएडा के सेक्टर 93A में बनी इस अवैध इमारत को ढहाने की तारीख तय हो गई है। 28 अगस्त दो निजी कंपनियों का इसका जिम्मा दिया गया है। कंपनी का दावा है कि उसने इतना बारूद लगाया है कि ट्विन टावर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। सुपरटेक ट्विन टावर ऊंचाई में दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार से भी बड़ा है। यह देश के सर्वाधिक ऊंचे सीमेंट के ढांचे में से एक है, जिसे ढा दिया जाएगा। ट्विन टावर्स को ढहाने के लिए 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। ये 9 से 10 सेकंड में एक साथ ब्लास्ट होंगे। इसके 5 सेकंड बाद यानी कुल 15 सेकंड में 100 मीटर से ऊंची इमारत जमींदोज हो जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा वुमेन कॉलेज अब्दुल्ला हाल ही में योगी सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के तहत छात्रों को कम खर्च में शिक्षा दिलाने में सहायक डॉक्टर समरीन पहल कर रही हैं। इसी को लेकर जनता टीवी से डॉक्टर समरीन ने खास बातचीत करते हुए बताया कि अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में महिलाओं को जागरूक करने हेतु छात्राओं को प्रदेश सरकार की सशक्तिकरण योजना के तहत कम खर्च में कंप्यूटर कोर्स के साथ सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी केयर और कला आदि में डिप्लोमा कराए जा रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। कोर्सेज हैं और बाकी नॉन कंप्यूटर कोर्सेज हैं। कंप्यूटर कोर्सेज में हम लोग 7 कोर्सेज ऑफर करते हैं। कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश, कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी,
वर्ड प्रोसेसिंग जो कि MS वर्ड पढ़ाया जाता है, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट इसमें इंक्लूड करते हैं। टैली है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है जिसमें कि एक्सेल एंड डेटाबेस कवर किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया टैली है जिसमें कि एक टैली सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग से रिलेटेड वो ऑफर किया जाता है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर, सीएम धामी करेंगे बैंकर्स समिति की बैठक। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की यह बैठक होने जा रही है। शहीदों के सम्मान कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। अल्मोड़ा में 1 बजे आयोजित होगा कार्यक्रम, साथ ही साथ 3:45 पर कार्यालय पहुंचेंगे सीएम धामी। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर देहरादून से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बैंकर्स समिति की बैठक में मुख्यमंत्री धामी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की यह बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शहीद सम्मान कार्यक्रम में भी सीएम धामी हिस्सा लेंगे। अल्मोड़ा में 1 बजे आयोजित होना है ये कार्यक्रम। और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि 3:45 पर कार्यालय पहुंचेंगे सीएम धामी। देहरादून से ये बड़ी खबर, सीएम धामी करेंगे बैंकर्स समिति की बैठक। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ ये बैठक की जाएगी, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी, किस तरीके से आगे की रूपरेखा बनानी है, तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। अल्मोड़ा में लगभग 1 बजे ये बैठक आयोजित होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर देहरादून से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, सीएम धामी करेंगे बैंकर्स समिति की बैठक। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ यह बैठक होगी। तो इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, आपको बता देते हैं। देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से करेगा मुलाकात। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। 11:45 पर राजभवन में मुलाकात होगी। करण माहारा के नेतृत्व में यह मुलाकात की जानी है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। आपको यह भी बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ज्वलंत मुद्दों से जुड़ा ज्ञापन सौंपने जा रहा है। तो देहरादून से इस वक्त की यह बड़ी खबर, आज राज्यपाल से कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। ज्वलंत मुद्दों को लेकर यह ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज मुलाकात करेगा। राजभवन में 11:45 पर यह मुलाकात होगी। तो आपको बता दें कि करण माहारा के नेतृत्व में यह मुलाकात की जानी है। काफी महत्वपूर्ण मुलाकात है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगा प्रतिनिधिमंडल। तो ज्वलंत मुद्दों से जुड़ा यह ज्ञापन यहां पर सौंपा जाएगा। राज्यपाल से मिलेंगे कांग्रेस के नेता। तो आज कांग्रेस के नेता राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। और जानकारी यह भी है कि ज्वलंत मुद्दों से जुड़ा हुआ ज्ञापन यहां पर सौंपा जाएगा। तो देहरादून से इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है। करण माहारा के नेतृत्व में यह मुलाकात की जानी है। काफी महत्वपूर्ण यह मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और तमाम तरीके की कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। तो ज्वलंत मुद्दों से जुड़ा ज्ञापन भी आज सौंपा जाएगा राज्यपाल को। इस वक्त की यह बड़ी खबर देहरादून से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा आज राज्यपाल से। तो कांग्रेसी नेता आज मुलाकात करेंगे। 11:45 पर राजभवन में यह मुलाकात होगी। करण माहारा के नेतृत्व में यह मुलाकात की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। तो ज्वलंत मुद्दों से जुड़ा हुआ यह ज्ञापन यहां पर सौंपा जाएगा। इस वक्त की यह बड़ी खबर, राज्यपाल से मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। तो सीधे देहरादून का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़ गए हैं अपडेट के साथ। अजीत, जिस तरीके से आज कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से यहां पर मिलने वाला है, ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद 11:45 का समय राजभवन की तरफ से दिया गया है कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को। और उसी वक्त कांग्रेस अध्यक्ष करण माहारा के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाने का काम करेगा। और इस एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार की जो तमाम गलत नीतियां है उनका एक ज्ञापन राजभवन को सौंपा जाएगा, राज्यपाल को। और इसमें तमाम उन ज्वलंत मुद्दों को उठाने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की गई है जो सीधे तौर पर आम जनता को छेड़ने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे यूपी SSSC का जो सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है पेपर लीक मामला, उसमें कैसे यहाँ पर बेरोजगार युवाओं को छला जा रहा है, इन तमाम इश्यू को उठाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा, कल ही जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, उत्तराखंड प्रदेश की स्थानीय महिलाओं को मिलने वाले 30% क्षैतिज आरक्षण पर स्टे कर दिया है हाईकोर्ट ने। तो उसको लेकर कांग्रेस एकदम आक्रामक हो गई है, सरकार पर आरोप लगा रही है
और मुमकिन है कि इस ज्ञापन में इस बात का भी जिक्र होगा। इसके अलावा महंगाई और तमाम इश्यूज और हैं जिनको लेकर कांग्रेस आज मुखर हो रही है और सीधे तौर पर राजभवन में जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी और इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष पत्रकार वार्ता करके तमाम विषयों को उठाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ज्वलंत मुद्दों से जुड़ा हुआ ज्ञापन सौंपा जाएगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में काफी बार प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर देखा गया है कांग्रेस नेताओं को, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा जाएगा आज। बिल्कुल, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो आक्रामक भूमिका में नजर आ रही है कांग्रेस और जिस तरह से प्रदेश में तमाम नीतियां सरकार की हैं जिसको सीधे तौर पर कांग्रेस गलत साबित करने पर तुली हुई है या फिर कई ऐसे फैसले हैं सरकार के जो सीधे आम जनता के हित में नहीं नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा इश्यू हो गया है रोजगार का। सरकार रोजगार देने के दावे जरूर कर रही है लेकिन सीधे तौर पर जो बड़ा मामला निकलकर सामने आया पेपर लीक का, इसमें कहीं ना कहीं सरकार से ही जुड़े हुए लोग, सीधे तौर पर भाजपा संगठन से जुड़े हुए लोग मास्टरमाइंड के तौर पर उभरे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का और सीधे तौर पर राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन यहाँ पर सौंपा जाएगा राज्यपाल को कि सरकार से ही जुड़े हुए लोग पेपर लीक कर रहे हैं, मास्टरमाइंड बने हुए हैं भर्ती परीक्षाओं के। तो कहीं ना कहीं सरकार को कैसे घेरा जा सकता है, सड़क से लेकर सदन तक इस तमाम फैसलों को लेकर यहाँ पर कांग्रेस काम कर रही है। साथ ही महंगाई और भ्रष्टाचार एक बड़ा इश्यू बन चुका है जिसको लेकर यहाँ पर काम होगा और सीधे तौर पर राज्य आंदोलनकारियों को भी अपने साथ जोड़ने के लिए बीते रोज जो हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है 36 आरक्षण को लेकर, उसको लेकर जब कांग्रेस मुखर हो रही है। जी चलिए ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो आज मुलाकात राज्यपाल से कांग्रेस नेता करने वाले हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी गई किताब को लेकर हरिद्वार के SMJN कॉलेज में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी समेत कई भाजपा विधायक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संगोष्ठी में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में चलाई गई तमाम योजनाओं के फायदे भी गिनवाए गए। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया समेत कई केंद्रीय योजनाओं को गिनवाया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है, इसलिए देश के बच्चे बच्चे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से लेकर के और लोकल से लेकर ग्लोबल तक हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात हो, स्वच्छ भारत हो, मुझे लगता है कि यदि आप उन योजनाओं के बारे में जो उन्होंने किया उसके बारे में बोलेंगे तो महीनों लगेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज उन्होंने पूरी दुनिया में भारत के गौरव को बढ़ाया है। इस देश का बच्चा बच्चा भी इस बात से अनुप्राणित है, गौरव महसूस करता है कि मेरे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी @20 जो पुस्तक मोदी जी के 20 साल के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रित्व काल में लोगों ने अपने अनुभव लिखे हैं, उस पुस्तक को लेकर आज पूरे देश के अंदर उस पुस्तक पर इस प्रकार का हम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों के बीच में विचार विमर्श के माध्यम से, जिससे कि लोगों को ये जानकारी रहे कि किस प्रकार भारत उन्नति प्रगति इस रूप में आगे बढ़ रहा है। देहरादून में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान समय पर ना खुलने के कारण आम जनता परेशान है। सस्ते गल्ले की दुकान खुलने के इंतजार में गरीब तबका चक्कर काटने को मजबूर है। वहीं राशन डीलर अपनी मनमानी के चलते दुकान को समय पर नहीं खोलते हैं, जबकि सरकार की तरफ से सस्ते गल्ले की दुकान का समय निर्धारित किया हुआ है। राशन डीलर की मनमानी के खिलाफ जलापूर्ति अधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए हिदायत दी है कि राशन डीलर अपनी दुकानों पर निर्धारित समय पर जाएं और उसको खोलें, और यदि किसी डीलर की शिकायत मिलती है कि समय पर दुकान नहीं खोली गई तो उस पर फिर विभाग कार्रवाई करेगा। आदेश हमने कर रखे हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक दुकान खोलेंगे अपनी और राशन बांटेंगे और शाम को भी खोलेंगे। तो अगर ऐसी कोई शिकायत हमें आती है तो हम तुरंत अपने सप्लाई इंस्पेक्टर को भेज करके उसको दिखवाते हैं और हम यहाँ से भी ऑनलाइन भी चेक करते हैं बायोमेट्रिक कितने बजे कर रहे हैं, वो कितने बजे तक बायोमेट्रिक हो रहा है। तो चूँकि बायोमेट्रिक का प्रेशर हमारे ऊपर है, राशन वितरण करना है, कुछ दुकानदार लेट तक भी खोलते हैं, मतलब सुबह खोला 2 बजे तक खोल दी, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो राशन वितरण करने से मतलब है, पब्लिक को जब फुर्सत हो वो आ जाए। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको रूबरू करा देते हैं बड़ी खबर से।
यूके एसएससी पेपर लीक पर सीएम धामी सख्त हो गए हैं, तो आपको जानकारी दे दें। नए सिरे से चयन शुरू करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री द्वारा यहां पर दे दिए गए हैं। गड़बड़ी करने वालों की हो गिरफ्तारी, मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है। यूके एसएससी पेपर लीक पर सीएम धामी सख्त हुए। सीएम धामी ने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दे दिए और कहा कि नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू हो, साथ ही साथ जिन्होंने गड़बड़ी की है उनकी गिरफ्तारी भी तुरंत की जाए। तो मुख्यमंत्री की तरफ से यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और नए सिरे से चयन प्रक्रिया इस पूरे मामले को लेकर शुरू की जाए। तो देहरादून से यह बड़ी खबर, नए सिरे से चयन शुरू करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। आपको बता दें कि गड़बड़ी करने वालों की गिरफ्तारी की जाए, मुख्यमंत्री की तरफ से यह बात स्पष्ट कर दी गई है। यूके एसएससी पेपर लीक मामले पर सीएम धामी अब सख्त हो गए हैं। अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अहम जानकारी। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।